हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अरे यार अच्छे होंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा था अपना। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, लीवर के बारे में और एंजाइम्स के बारे में भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, तो मज़ा तो आएगा। चलो टॉपिक डालते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा आता है? अपना सलाइवरी ग्लैंड आता है। क्यों? क्योंकि याद करो जब भी डाइजेशन होता है, सबसे पहले हमने बताया था कि डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला ग्लैंड भी हमें सलाइवरी ग्लैंड ही पढ़ना पड़ेगा, जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है। दूसरा है लीवर। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है बाइल को। तीसरा है पैनक्रियाज, जो कुछ हार्मोन को रिलीज करता है और पैनक्रियाटिक जूस को भी सिक्रीट करने का काम करता है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो एक और यह सिंपल सी बात है, ये काम क्या करेगा? सलाइवा को सिक्रीट करेगा। इसका ट्रिक भी मैंने बताया है कि किस तरह से आप पहचान सकते हो कि वो एंजाइम है या हार्मोन है। नहीं देखा होगा तो पीछे चले जाओ और देख लो एक बार। खैर, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है पैराटोइड। पैराटोइड जो होता है ये चिक के आसपास प्रेजेंट होता है, वहां पर जाकर के ये सलाइवरी एमाइलेज को सीक्रीट करता है। दूसरा है सबलिंगुअल्स। सबलिंगुअल्स जो होता है ये बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। याद करो हमने इसका फिगर भी देखा हुआ है, तो उस जगह से भी सलाइवा जो होता है सिक्रीट होता रहता है। तीसरा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर, वहां पर से भी सलाइवा जो होता है सिक्रीट होता रहता है। तो सलाइवा का टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा है लीवर। लीवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट? ये सभी को पता होगा। अब डर जाओगे यार, लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़े? कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है, सुनो ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो क्या पूछता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लीवर है, लीवर के अंदर 2 लोब्स होते हैं जिसको अपन हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। ये हेपेटिक वर्ड जो होता है लीवर के लिए ही यूज होता है। आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको जहाँ जहाँ भी हेपेटिक या फिर हेपेटोकूलर ये सब वर्ड अगर आपको कहीं सो दिख जाता है, इसका मतलब समझ जाना वो लीवर के लिए ही यूज हुआ है, राइट? ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो आगे जाके हेपेटिक सेल्स को फॉर्म करते हैं जहाँ पर कोर्ट्स प्रेजेंट होता है, और यही हेपेटिक सेल्स आगे जाकर के बाइल को सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो देख सकते हो लीवर जो होता है ये बाइल किसके थ्रू सिक्रीट करता है? हेपेटिक सेल्स के थ्रू सिक्रीट करता है। और हाँ, यही क्वेश्चंस जो है वो नीट 2021 में पूछा गया था कि वो लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रीट किसके थ्रू करता है। वहाँ ऑप्शन में था हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक सेल्स, इस एक क्वेश्चन था गॉल ब्लैडर। इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शन में दिया गया था। अब जो जानता होगा उसने सही किया होगा, अदरवाइज वो गलत करके आ गया होगा। ये हेपेटिक सेल सिक्रीट करने के बाद आगे जाता है गोल ब्लैडर के पास, और बाइल जो होता है उस गोल ब्लैडर में जाकर के स्टोर्ड होके रह जाता है, राइट? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? तो दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। तीसरा आते हैं पैनक्रियाज में। जैसा कि हमने कहा था ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और कुछ पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ तो समझ में आ गया था, वो अभी किल कंप्लीट हो गया। एक और है यहाँ पर लीवर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आते हैं नीट में, तो मैंने उसको भी बताया है, वो ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर आके डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से ही हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो डायग्राम पे फोकस करना। हो सकता है तो आप जूम भी कर सकते हो, क्योंकि यार यूट्यूब तो आप ही देख रहे हो ना, तो जूम तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा ज़्यादा कितना जूम कर पाऊंगा, है ना? तो लीवर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ लीवर लिखा है। यहाँ पर मैंने 2 डक्ट बनाया है, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एक राइट हेपेटिक डक्ट। देखो यार हेपेटिक तो आप समझ गए होगा, हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? लीवर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मैंने दोनों डक्ट को मिला दिया तो वो बन गया कॉमन हेपेटो डक्ट। क्या बन गया? कॉमन हेपेटो डक्ट बन गया। देखो ये लीवर है तो सिंपल सी बात है, ये सिक्रीट तो किया होगा बाइल, बिल्कुल किया होगा। उस बाइल को सिक्रीट करने के बाद स्टोर भी किया होगा। कहाँ पर किया है? गोल ब्लैडर ने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पर से बाइल आने वाला है। क्या आएगा? बाइल आने वाला है। बैल नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाइल बोल रहा हूँ। लीवर से भी और यहाँ गॉल ब्लैडर से भी ले लेगा। तो दोनों जहाँ पर बाइल मिलेगा उस बाइल को बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मजे की बात ये बताने वाला हूँ कि जो गोल ब्लैडर है उसके थ्रू जो बाइल पास हुआ होगा वहाँ पर भी एक डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि गोल ब्लैडर से जो भी बाइल इस कॉमन बाइल डक्ट के पास जा रहा है वो जा रहा है सिस्टिक डक्ट के थ्रू। और यही नीट 2019 का क्वेश्चन था। तो देखो यार, जो क्वेश्चन आ रहा था मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखना, ओके? अब यहाँ पर इसने क्या कर लिया? कॉमन बाइल डक्ट तो बना लिया। अब ये बाइल आगे आएगा।
किसके पास? पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज का काम क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्म करेगा और तो और कुछ वो एंजाइम को सिक्रीट करता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, राइट। आपको याद होगा इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन सभी को पता है। इंसुलिन हार्मोन कब काम आता है? तो तब ज़्यादातर काम आता है जब आपको शुगर हो, है ना। शुगर होने का मेन कारण तो वही है, इंसुलिन कम रिलीज होगा तो उसको शुगर हो जाएगा, राइट। हाँ यार, इसको भी देखेंगे पर इस चैप्टर में नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में है। जब देखेंगे तो हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी वापस आते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, तो इसका भी एक डक्ट बनता है, उस डक्ट को कहेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये डक्ट फिर जा करके जब ये हेपेटोडक्ट से मिलता है, हेपेटिक डक्ट से मिलता है, तो बनता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो यार यह जो मैंने बता रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं तो है ना, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर लेना खुद को। जो भी मैंने फ्लो बताया है उस फ्लो पे ही चलना। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही ये जा कर के डक्ट जो है या ड्यूडेनम में जा कर के मीट करता है, तो वहाँ पर एक ओडाई फॉर्म होता है, उस ओडाई को कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडी। क्लियर है? तो स्पिंक्चर ऑफ ओडी कब फॉर्म होता है? तो याद कर लेना, जब हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ड्यूडेनम से मीट करता है तब बनता है, राइट। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिएगा तो आप शायद सॉल्व कर लोगे, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा नोट्स में, आप देख लेना। नोट्स जिसको भी चाहिए मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं उसको अलग से भी शेयर कर दूंगा, ओके। और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी तक हमने जितना भी देखा ना, एक बार चलो उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया? फूड लिया, फूड का डाइजेशन कराया, प्रोसेस हमने देख लिया, माउथ से स्टार्ट हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद उसका क्या करना है? हमें एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है? एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट मतलब समझ रहे हो? जो फूड है वो फीसस के रूप में डिस्चार्ज होते हैं, इसी को कहते हैं एसिमिलेट या फिर एसिमिलेशन, राइट। अब चलो इसको भी एक छोटा सा ट्रिक्स के थ्रू समझते हैं, मजा आएगा। फूड जो है वो माउथ से थ्रू हमने इंटर किया, बिल्कुल किया, तो वो अब फूड जो है माउथ में जैसे ही आया, दांत और सलाइवा ने क्या किया? उसे मिलके चबाना शुरू कर दिया, मिक्सअप अच्छे से कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया। वो हो गया कन्वर्ट अब बोलस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। वो बोलस जाएगा हमारे स्टमक के पास। स्टमक के पास जाने के बाद वहाँ एचसीएल प्रेजेंट होता है, तो जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू वो बोलस से काइम में कन्वर्ट कर देता है। अब ये काइम जो है आगे जाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास, और वहाँ पर फाइनली वो फीसस का रूप लेता है और जो कि वो डिस्चार्ज हो जाता है एनस के थ्रू। क्लियर है? मज़ेदार बात यहाँ बताता हूँ कि डाइजेशन जो होता है ज़्यादातर माउथ टू ईलम में चलता है, राइट। कहाँ से कहाँ तक चलता है? माउथ से लेकर के ईलम के बीच ही चलता है। और एब्जॉर्प्शन की बात कर लो तो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जुजैनम टू ईलम के बीच ही चलता है। तो नीट में इससे भी क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने बता दिया है। याद रखना, सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है माउथ से ईलम के बीच ही होता है। अगर एक्चुअली पूछा जाए तो यार डाइजेशन तो हमेशा होता ही रहता है, कंप्लीट डाइजेशन बोलो लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है, पर ज़्यादा डाइजेशन होता है वो माउथ से ईलम के बीच, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है जुजैनम से ईलम के बीच। तो यार ड्यूडेनम, जुजैनम, ईलम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसको याद रख लेना। कौन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, कौन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करो तो इसके अंदर 3 चीज़ हमें देखना है। पहला है म्यूकस निक सेल, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। दूसरा है पैप्टिक और चीफ। पैप्टिक को ही चीफ कहते हैं, जो पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। तीसरा है पेराइटल, और इसी को कहते हैं ऑक्जेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, नीट्स में जल्दी नहीं पूछा है, पर हाँ बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन सुनने से पहले आंसर ही सुन लो आप। हमारे पेट में HCl होता है कि नहीं होता? होता है। तो भी हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, स्टमक जलता क्यों नहीं है? सोचे होगा अभी? कोई बात नहीं, थोड़ा सा सोच लो यार, क्या ही जाता है, बहुत टाइम है अपने पास। खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो यार, HCl जो होता है बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, एसिड होता है, सभी को पता है। इसका अगर pH की बात करें तो 1.8 होता है। तो भी हमारे पेट में जलता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। उस इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम है विटामिन B12।
ये विटामिन B12 जो होता है हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भैया चाहे HCl है या फिर उससे भी खतरनाक कोई एसिड आ जाए तो तुमको ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लीकेज होने से बचा लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देना है। फिर भी कभी कभी हो जाता है हमें, एसिडिटी होती है कि नहीं होती है, हाँ वो सब ड्रॉबैक्स है, डिसऑर्डर्स हैं, वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाओगे तो इनो पीते रह जाओगे है ना। चलो ठीक है, वो सब अलग ही बात है, अभी थोड़ी देर के बाद हम देखने वाले हैं वैसे। ओके, तो ये था कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर का कमाल, जिसके कारण हमारा पेट जो है, स्टमक जो है वो सही सलामत रहता है। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन जो होता है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को डाइजेशन करवाने का काम करता है, या तो ये बोलो ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ मिल्क का प्रोटीन जो होता है ना उसका डाइजेशन में कराने में इसका यूज आता है, क्योंकि मिल्क जो होता है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क को हमें सोने से पहले मतलब पीना चाहिए, रात के टाइम पीना चाहिए, दिन में जल्दी नहीं पीना चाहिए। खैर ये सब बेकार की बातें हैं, अभी हायर लेवल में जाओगे तब की बातें हैं। पर इतना याद रखो कि रेनिन जो होता है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करवाता है मिल्क का प्रोटीन का। क्लियर है? ठीक है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है ना ये आगे जाके ट्रिप्सिनोजेन को फॉर्म करता है, और ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये आगे जा करके इंटेरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आ जाता है, तो जिसके कारण ये ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अगर आप नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मैंने जेनेटिक्स वाला जब चैप्टर पढ़ाया था ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया है। और अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन नहीं आता है, बोर्ड्स वाले इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बोर्ड्स के रिगार्डिंग, नीट के रिगार्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मेरे को बताना है, एनसीईआरटी में लिखा है तो बताना तो है ही। तो ट्रिप्सिनोजेन जब इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में आता है तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये अदर एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। तो रेनिन भी समझ में आ गया, ट्रिप्सिन भी खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही अपन अब आगे आते हैं, एक चार्ट आपको दिखता होगा जिसमें कि लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट। उसके बगल में लिखा हुआ है कि कैसे डाइजेशन करता है और कौन डाइजेशन करवाता है, कहाँ पर डाइजेशन उसका स्टार्ट होता है। कैसे कैसे समझना है देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, आपको दिख रहा होगा वो उसका डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज, या फिर बोलो सलाइवा, बिल्कुल। तो वो डाइजेशन करेगा। तो हो सकता है जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो तो अब टूट जाएगा पॉलीसेकेराइड्स में, राइट। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? वहाँ स्टार्च है, बिल्कुल आज तक सही जा रहे हो। तो मान लेते हैं जैसे ही वो माउथ पास गया तो हम इसका 30% डाइजेशन हो गया ऐसा मान लेते हैं। अब वो डाइजेशन कंप्लीट कराने के लिए आगे जाएगा, आगे आएगा स्टमक के पास। स्टमक के पास जा करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। वो पास कर देगा पेनक्रियाज को, पेनक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होगा, तो वो जो है जो भी बचा कुछ डाइजेशन होगा वो थोड़ा बहुत करेगा। तो हो सकता है अभी भी कुछ डाइजेशन जो होना है बच जाए, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है यहाँ पर माल्टेज, माल्टोज और सक्रेज। तो वो आगे जाएगा सक्कस इंटेरिकस के पास, वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। जो भी कुछ होगा तो उसका डाइजेशन कंप्लीट कर देगा, और तब हम बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है लास्ट में मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम का मतलब ही होता है डाइजेशन करवाना और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। जैसा कि हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी बताया था कि उसका, और तो और इसको याद रखने का ट्रिक भी बताया था कि कैसे आप पता कर सकते हो कि ये जो है एंजाइम है। लास्ट में या तो ESE होगा, या तो ASE होगा, या तो IN होगा, और उससे पहले जो वर्ड होता है वो ये बताता है कि ये उसके लिए एंजाइम है। जैसे कि माल्टेज ले लेते हैं, तो ये माल्टेज से एक रिलेटेड वर्ड है माल्टोज, तो हम समझ सकते हैं कि ये माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है माल्टेज, राइट। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा हुआ है प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में जा करके, वहाँ पर प्रेजेंट होता है पेप्सिन, तो वो जो है उसका डाइजेशन कराएगा और वो कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में। तो पेप्टोन्स जो होगा वो आगे आएगा डाइजेशन अपना कंप्लीट कराने के लिए, वो आता है पेनक्रियाज के पास। तो बचा कुछ डाइजेशन जो होगा वो पेनक्रियाज कंप्लीट कर देगा, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो बच जाएगा डाईपेप्टाइड के साथ। तो डाईपेप्टाइड का डाइजेशन जो होता है वो डाईपेप्टिडाइडेज कराएगा, कब? जब वो सक्कस इंटेरिकस के पास पहुंच जाएगा।
नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होता है, ना तो ही स्टमक में होता है। उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा पेनक्रियाज में, जहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाजेज, और उस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा वो न्यूक्लियोटाइड्स में। उसका डाइजेशन करवाएगा न्यूक्लियोटाइडेज, और उसको डाइजेशन करवा देगा तो बन जाएगा शुगर प्लस बेस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सक्कस एंटेरिकस में भी 2 एंजाइम्स हैं, तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि कौन किसका डाइजेशन कराया होगा। लास्ट है फैट। देखो यार, फैट जो होता है सबसे इजी है। क्यों इजी है पता है? वो फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसको हमारा बॉडी जो है डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ब्लड में। तो उसके लिए जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं इसका इमल्सिफिकेशन कराना पड़ता है। इमल्सिफिकेशन होता है माइसेल्स के थ्रू। ये इसके थ्रू जो भी प्रोटीन का क्लोटिंग, एक जो होता है प्रोटीन का एक कोटिंग बनता है, जिसके थ्रू हम उसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं अपने डाइजेशन के लिए, अपने एब्जॉर्प्शन के लिए। और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है क्लायोमाइक्रोन्स में, और ये क्लायोमाइक्रोन्स आगे जाकर के लिम्फ वेसल्स के पास जाते हैं, और ये लिम्फ वेसल्स फिर ब्लड वेसल्स के पास जाता है। तब जाकर हमारा ब्लड इस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स को एक्सेप्ट कर पाता है। क्लियर है? बिल्कुल। एक छोटा सा टॉपिक है बाइल। बाइल जो होता है, सिंपल सी बात है यार, बाइल जो होता है क्या क्या सिक्रेट कर सकता है? तो ये बाइल पिगमेंट सिक्रेट करता है, वो भी कौन कौन से? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया था। दूसरी बात करो तो ये जो है बाइल होता है, ये बाइल साल्ट को भी सिक्रेट करता है। तीसरी बात करो, ये कोलेस्ट्रॉल को सिक्रेट करता है। चौथी बात, फॉस्फोलिपिड को भी फॉर्म करता है। और पांचवी बात, इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। जी हाँ, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर ही आता है कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, ठीक है। यहाँ तक था पूरा का पूरा डाइजेशन की टॉपिक्स। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो यार देखो, एब्जॉर्प्शन जो होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है ना। बचा कुछ डाइजेशन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तो हर जगह होता ही रहता है, पर मेनली अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में ही एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। तो सबसे पहले बात करें माउथ की, तो माउथ में सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि कुछ ड्रग्स लेते हैं ना, मेडिसिन, ये सब, उसका डाइजेशन होता है। बात करो स्टमक में, तो स्टमक के अंदर कुछ भी वाटर सब्सटेंस या फिर कुछ सिंपल शुगर हो, अल्कोहल हो, उस सब का डाइजेशन स्टमक में ही होता है। देख लो यार, अल्कोहल का भी डाइजेशन जो होता है ना स्टमक में ही हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और स्टमक में कौन कौन से लाइपेज प्रेजेंट होते हैं याद करो, पैप्सिन देखा था और गैस्ट्रिक लाइपेज देखा था। कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, याद रखे रहना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्त। तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो वहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करो तो वहाँ पर बचा कुचा जो वाटर होगा, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ ड्रग्स बच जाते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा। राइट। अब टॉपिक है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही है यार, जो भी हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब होने के बाद टिश्यूज तक पहुंचा देंगे, उसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एक होता है डिफेशिएशन। डिफेशिएशन का मतलब समझ ही रहे होगे, जो भी बोलस था वो काइम में कन्वर्ट हो गया, तो काइम से जैसे ही वो फीसेस का रूप लेता है, उस फीसेस को हम बॉडी से डिस्चार्ज जब करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं डिफेशिएशन। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा डाइजेशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। पर वेट, अभी तक हमने इसका डिसऑर्डर नहीं देखा, तो डिसऑर्डर भी देख लेते हैं। इतना देर अगर चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया है, इस डिसऑर्डर को छोड़ दूं तो कैसे मजा आएगा। पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है ये जब तभी होगा जब लीवर अफेक्ट हो जाता है। लीवर का काम क्या है? बाइल को सिक्रेट करना, भले ही वो हेपेटिक सेल्स कर रहा था, पर यार लीवर के अंदर ही ना है। बिल्कुल। तो लीवर अगर वो बाइल को सिक्रेट नहीं करेगा, तो जिसके कारण स्किन और आई का जो कलर होता है ये थोड़ा येलोइश हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार डिपोजिशन होता है बाइल पिगमेंट का, सिंपल सी बात है, बाइल सिक्रेट नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो होता है ये तभी होता है जब हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है सही से वर्क ना कर रहा हो, या तो हो सकता है कहीं पर डाइजेशन जो है कंप्लीट ना हो रहा हो सकता है स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो स्टमक बोल रहा है भैया मैं नीचे की ये प्रोसेस को आगे जाने नहीं दूंगा, या तो तुम इस फूड को वापस ले लो, या तो तुम इसे डाइजेस्ट करने के लिए मेडिसिन ले लो, कोई ड्रग्स ले लो। ओके, तभी ये जो है वॉमिटिंग होता है। वॉमिट सेंटर जो होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें डायरिया, तो डायरिया जो होता है ये एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है बॉइल्ड मूवमेंट की। मतलब ये जो हमारा बॉइल्ड मूवमेंट होता है, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है, उसको फास्ट कर देता है, तो जिससे कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है।
अगर हम बात करें कॉन्स्टिपेशन की तो यार बहुत ख़राब चीज़ है मतलब ये जो है डाइजेशन का प्रोसेस को स्लो कर देता है। लास्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन बहुत लोगों को होता ही होगा, और अगर आप ओल्ड एज में हो तो होता ही होगा, क्योंकि यार उस केस में क्या होता है ना कि आप कुछ भी खाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। इट मीन्स हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर गैस भरना शुरू हो जाता है, फुलनेस लगने लगेगा कि यार मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क ना कर रहा हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो। अब गलती हो ही जाती है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंजाइम लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, इट मीन्स ओके। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो यार सब्सक्राइब कर लो, और नए हो तो कर ही लेना सब्सक्राइब, और लाइक तो कर ही दो यार।